ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी जो है वो सेम बनते हैं, इक्वल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखी थी, दैट वाज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अगर m1 m2 अप टू mn एंड v1 v2 अप टू vn ऐसे मासेस एंड वॉल्यूम गिवन है एंड उनका मिक्सचर करेंगे तो मिक्सचर की डेंसिटी बनेगी, एंड फिर हम v1 v2 vn को रिप्लेस कर सकते हैं बाय m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 से, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करके फाइनल इक्वेशन बनेगा m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2 प्लस अप टू mn बाय ρn। एंड उसके बाद में हमने लिक्विड से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का डिस्कशन शुरू किया था, दैट वाज सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमने फिर से IMF को डिफाइन किया था। क्या होता है IMF? मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। अगर उसमें बोलेंगे कि मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के तो फोर्स बनेगा कोहेसिव फोर्स। क्या होता है कोहेसिव फोर्स? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। उसके बाद में आएगा एडिसिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे देखी थी, दैट वाज रेंज ऑफ IMF। क्या था रेंज ऑफ IMF? मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल, एंड कितनी होती है इन जनरल 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? is called as sphere of influence. क्या था? imaginary sphere drawn around the molecule whose radius is equal to the range of intermolecular forces, वो बना sphere of influence। sphere of influence के बाद में और एक concept देखी थी, that was क्या होता है surface film? मतलब topmost layer of liquid whose width is equal to the range of intermolecular forces। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन देखी थी, ठीक है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन किसको याद है? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या था? सबसे पहले कंटेनर, कंटेनर में क्या फिल किया था? वाटर या फिर कोई भी लिक्विड। फिर कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे रेफरेंस के लिए? एक कहाँ पे था? टॉप पे। दूसरा कहाँ पे था? थोड़ा सा इनसाइड। एंड तीसरा कहाँ पे था? कंप्लीटली इनसाइड। फिर उसके बाद क्या किया? तीनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे कंक्लूजन क्या थे ए के बारे में कि ए का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें 50% वाटर के मॉलिक्यूल है एंड 50% गैस के मॉलिक्यूल से, मतलब एयर के मॉलिक्यूल से। लेकिन एयर की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए क्या होगा? ए के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपीरियंस करेगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। सेम केस बी के लिए होगी, मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके है? वाटर के। तो यहाँ पे भी क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा इन वर्टिकली। लेकिन सी के लिए क्या हो रहा है कि हर एक डायरेक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इक्विलिब्रियम आएगा एंड नेट फोर्स जो है मॉलिक्यूल एट सी के ऊपर एक्ट होने वाला वो 0 बनेगा। इसका मतलब ए एंड बी यानी कि टॉप मोस्ट लेयर जिसको हमने सरफेस फिल्म बोला था, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आते दे विल एक्सपीरियंस कौन सा फोर्स? नेट डाउनवर्ड फोर्स। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट नेट डाउनवर्ड फोर्स सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे थे वो कहाँ पे चले जाएंगे? डाउनवर्ड, मतलब लिक्विड के इनसाइड चले जाएंगे। अगर ये इनसाइड आ गए तो क्या क्रिएट हो रहा है? इनका वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है। उसको फिल करने के लिए अब जाके लिक्विड वर्क करेगा एंड लिक्विड वर्क करके क्या करेगा? नीचे के मॉलिक्यूल को पकड़ के इस टॉप मोस्ट लेयर मतलब सरफेस फिल्म तक लेके आएगा। इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, एंड दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एंड इस पर्टिकुलर केस में जो भी एनर्जी रहेगी दैट विल बिकम सरफेस एनर्जी, जिसको हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन पर यूनिट एरिया। मतलब ये अकेली एनर्जी है जिसके डायमेंशंस नॉर्मल एनर्जी के सिमिलर नहीं होते, ठीक है। जैसे एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? L2m1 T-2, लेकिन सरफेस एनर्जी के क्या बनेंगे? सिर्फ m1 T-2, क्योंकि L2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनती है सरफेस एनर्जी की कंसेप्ट इसके सिमिलर। अब आगे हमने इसके देखा था कि बेसिकली जब भी इस तरह का वर्क डन होके टॉप मोस्ट लेयर में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं
तो मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, मतलब लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो टॉप मोस्ट लेयर में मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। लेकिन नेचर में हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है, कौन सी टेंडेंसी होती है? बॉडी को खुद की सरफेस एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी को एज अर्ली एज पॉसिबल कम करना है। समझ में आ रहा है? उसके एग्जांपल हमने देखे थे कि वाटर को अगर हम ग्राउंड से किसी भी हाइट पे लेके जाएंगे तो वाटर को क्या करना है, जब तक वो ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पे है वो क्या करता है, ग्राउंड पे आने के लिए ट्राई करता है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या करना है, उसको ग्राउंड पे आके खुद की पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। उसी तरह से ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर, सरफेस फिल्म में जितने सारे मॉलिक्यूल्स थे, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, खुद की सरफेस एनर्जी कम करने का ट्राई करेंगे। अब सरफेस एनर्जी कम करने का यहाँ पे एक ही वे है, कौन सा वे है कि जो सरफेस फिल्म है उसका अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो सरफेस एरिया कम होने से मॉलिक्यूल्स के नंबर कम होंगे, एंड मॉलिक्यूल के नंबर अगर कम रहेंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी भी कम रहेगी। इसलिए जो भी सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, जो भी सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, बिहेव्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करता है? एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, स्क्रीन, पर्दा, उसको दोनों साइड से अगर खींच रहे तो वो क्या बनेगी, टाइट मेम्ब्रेन, मतलब स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनेगी। एंड उसकी वजह से क्या इंड्यूस्ड होता है, सरफेस टेंशन। एंड तब जाके हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था। तो क्या थी डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन? कौन सा फोर्स पर यूनिट एरिया? पूरा वर्ड क्या, पूरी डेफिनेशन क्या थी शंतनु? फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स to an imaginary line drawn on the free surface of liquid is called as surface tension, denoted by S, given by S equals to F by L, where F is the कौन सा फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, L मतलब जो लेंथ इमेजिनरी हमने कंसिडर की थी, ठीक है। देन इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे, m1 t-2। तो ये हो गया सरफेस टेंशन, ठीक है। यहाँ तक डिस्कस किया था। सरफेस एनर्जी को डिफाइन किया था क्या लास्ट लेक्चर? बस इंट्रोड्यूस किया था। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी मतलब, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, एनर्जी possessed by molecules, energy possessed by molecules energy possessed by molecules at the surface of a liquid. Is called as surface energy. Surface energy denoted by du, given by du equals to dw by da. इसका यूनिट अब जूल पर मीटर स्क्वायर। यूनिट अगर जूल पर मीटर स्क्वायर है, डायमेंशंस m1 t-2। मतलब ये सिमिलर होंगे किसके, एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन के। डायमेंशन से भी मतलब क्वांटिटीज भी इससे नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, जैसे वर्क एंड टॉर्क होता है, ठीक है। क्या है टॉर्क मतलब, एंड वर्क मतलब, दोनों सेम या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस है दोनों में, वर्क एंड टॉर्क में? टॉर्क बॉडी को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वर्क बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें तो लास्ट लेक्चर में हो गई थी। तो कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन सबको क्लियर है। क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अगर रहेगा तो उसमें हर एक कंडीशन में सिमिलर सिचुएशन होती है
कि टॉप मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है इनिशियली नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एंड नीचे चले जाते हैं, फिर उनका वैकेंट स्पेस भरने के लिए लिक्विड क्या करता है, अंदर से मॉलिक्यूल को वर्क डन करके ऊपर भेजता है। वर्क डन किया मतलब एनर्जी स्टोर होगी, मतलब सरफेस फिल्म में जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है एंड इस एनर्जी की वजह से वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की लिक्विड की लेयर डेवलप होगी। फिर उस लेयर को क्या करना है, खुद की पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, इसलिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के नंबर कम करने पड़ेंगे। इसलिए एवरी सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन एंड ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy, relation between surface tension and surface energy। देखो यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम कंसीडर करेंगे। एक फ्रेम होगी, फ्रेम कळतं, फ्रेम फुगे उडवतो आपण सोप बबल सोप सोल्यूशनमध्ये, तर काय असते, सर्कुलर वेगळ्या शेपची फ्रेम असते, उसको हम क्या करते हैं, सोप सोल्यूशन में डीप करते, फिर वहाँ पे क्या होता है, सोप की फिल्म डेवलप होती है। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमने कंसिडर की है। कौन सी फ्रेम है, ABCD। कौन सी फ्रेम है, जिसमें ये AB जो है इसको हमने मूव होने के लिए अलाउ रखा है, मतलब ये मूवेबल है, मतलब ये पीछे भी आ सकती है आगे भी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को, ये दोनों हैंडल को पकड़ के सोप सॉल्यूशन में डीप करेंगे एंड फिर बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, इस रीजन में सोप की फिल्म डेवलप होगी। क्या होगा, सोप की फिल्म डेवलप होगी। अब फिल्म डेवलप होने के बाद क्या होगा, इसको सरफेस टेंशन रहेगा। सरफेस टेंशन क्यों होता है, क्योंकि इनको खुद का सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो यहाँ पे भी ये जो सोप फिल्म होगी उसका जो भी फोर्स होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या करेगा, इस AB को इस साइड में खींचने का ट्राई करेगा, क्योंकि इस साइड से खींचने के बाद क्या होगा, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा एंड वही काम हर एक लिक्विड के मेम्ब्रेन का या फिर लेयर का होता है। तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट होगा, देखो सरफेस टेंशन S इक्वल्स टू क्या होता है, F/L होता है। बट जब भी बात सोप सॉल्यूशन की आएगी तो हमें वहाँ पे एक ऊपर के साइड की लेंथ L, नीचे की साइड की लेंथ L, ये लेंथ L है, ऐसे L + L 2L डबल लेयर इसकी कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सोप में एंड बाकी केस में ये एक कन्फ्यूजिंग पार्ट आता है। सोप बबल भी होगा तो क्या होगा, जैसे लिक्विड ड्रॉपलेट है एंड सोप बबल है, क्या डिफरन्स होता है दोनों में, लिक्विड ड्रॉपलेट कळतं पाण्याचा थेंब, सोप बबल म्हणजे बुडबुडा सोप सोल्यूशन का, सोप बबल, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, डेंसिटी डिफरेंस होती है। कैसे डिफरेंट होती है डेंसिटी, बबल की ज़्यादा होती है, ड्रॉपलेट की ज़्यादा होती है, क्यों ऐसे, स्फेरिकल, बबल पण स्फेरिकलच असतो ना, तो का वाकडा तिकडे दिसतो का, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बबल जो है वो अंदर से हॉलो होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होता है, अंदर से भरा हुआ होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हर बार एयर के कांटेक्ट में दो सरफेस आएंगे सोप बबल की केस में। इसलिए यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है सोप फिल्म में, तो ऊपर की लेंथ L, नीचे की लेंथ L, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ कितनी ली है, 2L। ये क्या बना, सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना बनेगा, F इक्वल्स टू S इंटू 2L। क्या किया हमने, ये डिनोमिनेटर में जो 2L था इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो फोर्स यानी F ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो रहा है, S इंटू 2L। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वर्क करना है एंड वर्क करके इस AB को स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आना है A' B' पे। मतलब हम इसका क्या करने वाले हैं, dx इतना डिस्प्लेसमेंट करने वाले। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, पकड़ के खींचना पड़ेगा ना। तो इस प्रोसेस में जो वर्क होगा दैट इज गिवन बाय dw इज इक्वल्स टू F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना था, S इंटू 2L, तो यहाँ पे dw इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है फिर, S इंटू 2L इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक सबको? बट ये जो 2L इंटू dx है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये इस रीजन में ये यल, ये यल, 2L एंड इसका डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब क्या बना, एरिया, किसका एरिया, जो इंक्रीज हुआ था वर्क डन करने के बाद। तो dA का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पे हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, S इंटू डी ए, यानी कि S इक्वल्स टू क्या हो रहा है, dW अपॉन डी ए। एंड यहाँ पे dW क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन, जो कि स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सिंपल। S इज इक्वल्स टू क्या होता है, dW अपॉन डी ए, S इक्वल्स टू dW अपॉन डी ए। S का मतलब सरफेस टेंशन, dW मतलब वर्क डन, या फिर उसको हम एनर्जी बोलते हैं क्योंकि वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपॉन डी ए मतलब चेंज इन एरिया या फिर इंक्रीज इन एरिया। हो गया, राइट डाउन। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी यानी वर्क डन। चलो हो गया लिख के। ये डायग्राम से पहले क्या क्या है क्या क्या नहीं लिखो, हाँ, बाद में समझ में नहीं आएगा। क्या था पहले, रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, क्या किया उसको सब सॉल्यूशन में डीप किया, उसकी वजह से क्या होने लगा, फोर्स एक्ट होने लगा। कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन का, कितना था, S इंटू 2L। तो हमने आगे जाके क्या किया, उसके अगेंस्ट वर्क डन किया और डिस्प्लेस किया बाय छोटा सा डिस्टेंस dx। तो वर्क डन बना dW इज इक्वल्स टू F इंटू dx, एंड उसमें जो 2L dx था इसको फिर से एरिया बोला dA, हो गया S इज इक्वल्स टू dW बाय dA। चलो हो गया। अब इसी के सिमिलर आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट का एंगल, किसके कांटेक्ट का एंगल। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट है उसको अगर हम फ्लोर में डालेंगे, फ्लोर के ऊपर रखेंगे, या फिर उसके अगेंस्ट हनी, मध, या फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी तर घरात नसते है कि नहीं, हनी होता है जनरली, उसका ड्रॉपलेट अगर हम फ्लोर पे डालेंगे तो दोनों की शेप सेम होती है क्या, क्या होता है, क्या होता है, हनी का ड्रॉपलेट जो है वो सरफेस के साथ ऐसे पूरा कांटेक्ट में नहीं आता है, समझ में आ रहा है, जहाँ पे गिरा था वहीं पे कांटेक्ट होता है, बाकी उसकी स्पेरिकल शेप होती है। बट पानी का ड्रॉपलेट क्या होता है, पहले भेटूंगे तो फ्लोरला, बरोबर है कि नहीं, पहले फ्लोर पे पसर जाता है एंड थोड़ा सा ऊपर रहा तो रहा, नहीं तो फ्लोर के ऊपर वो स्प्रेड होता है। तो ये सब क्यों चेंजेस होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, राइट डाउन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन
liquid is in contact with solid, when liquid is in contact with solid, जब भी लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में होगा तभी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड के लिए नहीं, सॉलिड सॉलिड के लिए नहीं, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज इन कांटेक्ट विथ सॉलिड, द एंगल मेड बाय फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ लिक्विड, एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन, कट करा त्याला, एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन, एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। स्टार्ट से क्या लिखा है, व्हेन सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड, का लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, दोनों चालतं, ठीक है। व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, द एंगल मेड बाय tangent drawn to the free surface of liquid with the surface of solid, with the surface of solid is called as angle of contact। फिर से एक बार, when liquid is in contact with solid, the angle made by tangent drawn to the free surface of liquid with the surface of solid is called as angle of contact। once again read करो उसको, नहीं तुमसे when liquid is in contact with solid, समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? मतलब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की कंसेप्ट कब एप्लीकेबल है, जब लिक्विड एंड सॉलिड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी फ्री सरफेस होगा लिक्विड का उसको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है। फिर ये टेंजेंट सरफेस ऑफ सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बिकम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कोई भी एक सरफेस कंसिडर करेंगे, जैसे ये सॉलिड है एंड इसके कॉन्टैक्ट में हमने ये लिक्विड रखा था। अब होता क्या है देखो कि कभी कभी ये लिक्विड का सरफेस जो है वो इस तरह से थोड़ा सा राइज भी करता है, या फिर सेम लिक्विड है ये सॉलिड के कांटेक्ट में आ गया तो थोड़ा सा इसकी जो लेवल है वो ऐसे कम भी होती है, मतलब इस तरह से भी वो कर्व शेप फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब दोनों केसेस में क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने फ्री सरफेस लिया तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसको टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये टेंजेंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है दैट विल बिकम थीटा, नहीं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी फ्री सरफेस के साथ उसको अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड सॉलिड के साथ ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दोनों केस में हमने एंगल कहाँ पे मेजर किए हैं, ये एंगल हम यहाँ पे भी मेजर कर सकते थे, कहाँ पे मेजर किए हैं दोनों भी केस में, कहाँ पे ड्रॉ किए दोनों भी केस में, कहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इनसाइड द लिक्विड, थैंक यू। तो ब्रैकेट में लिखो एंगल मस्ट बी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, angle must be measured inside the liquid। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लिक्विड एंड सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट, मतलब उनका नेचर, एक्चुअल में नेचर क्या है, कौन से लिक्विड एंड सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जैसे वाटर एंड ग्लास कांटेक्ट में आएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट होगा, अगर हनी या फिर मर्क्यूरी एंड ग्लास कांटेक्ट में आएंगे तो उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफरेंट होगा। मतलब लिक्विड एंड सॉलिड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 मीडियम अबाउ द लिक्विड, मतलब लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एयर है, लिक्विड के ऊपर वैक्यूम है, इनके ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। थर्ड वन एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंजेस ड्यू टू इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी क्या होता है, इम्प्यूरिटी मतलब इम्प्यूरिटी मतलब
सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा का ऐड करेंगे, तो उसके बाद भी क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेरी होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरिएशन से भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करता है, वेरी करता है। अब बोर्ड पे ध्यान दो। सपोज यहाँ पे हमें बोला गया है कि कोई भी एक लिक्विड है एंड वो इस तरह से ये सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड था एंड एक साइड में उसका सॉलिड के साथ में जो कांटेक्ट हो रहा है, उसके कांटेक्ट में आने वाले किसी भी एक रेफरेंस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है हमने ए। अब जो मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में है उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें यहाँ पे देखने, कौन से फोर्स एक्ट होंगे। सबसे पहला एक फोर्स होता है, कहीं पे भी जाओ उसको हम छोड़ ही नहीं सकते, कौन सा, mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको छोड़ के और कौन सा फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वेरी गुड, कौन सा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव या एडिजिव, एडिजिव। एडिजिव किसकी वजह से, बरोबर है, बट यहाँ पे क्या होगा, क्या बोलना पड़ेगा, एडिजिव फोर्स ड्यू टू ग्लास एंड वाटर, मतलब एडिजिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, इसको हम बोलेंगे एफ डी ड्यू टू सॉलिड, मतलब एडिजिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, ठीक है। तो ये आ गया एडिजिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड। और कौन एक्ट होगा, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू वाटर या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल, मतलब जो इधर एक्ट होगा, कोहेसिव मतलब एफ सी, तो ये बनेगा कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड के मॉलिक्यूल। और कोई होगा, क्या हो गए, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट नाही, ग्रॅव्हिटीच्या नॉर्मल सरफेसला परपेंडिक्युलर असते ना, इथं नाही असणार, इथं आपण सरफेसच्या डायरेक्शनमध्ये कुठला फोर्स अप्लायच नाही केला, नॉर्मल रिएक्शन त्यामुळे येणारच नाही। अगर मॉलिक्यूल नीचे होता तो फिर नॉर्मल लेते हम। और कोई होगा फोर्स या बस हो गए, कुठला, बायोन्सी फोर्स, बर, अजून सरफेस टेन्शन, कोण येतो, हरी, व्हेरी गुड बेटा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन। नेक्स्ट, बरोबर आहे तेजस, टँजेन्शियल फोर्स। टँजेन्शियल फोर्स कुठं असतो बेटा, टँजेन्शियल म्हणजे डायरेक्शन झाली तुझी, कौन सा होगा राम, सॉलिड हो गया, क्या बचा, गैस मतलब एयर, समझ में आ रहा है ना। तो एडिजिव फोर्स ड्यू टू एयर, एयर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी ना उसके ऊपर, तो यहाँ पे फोर्थ वन कौन आएगा, एडिजिव फोर्स ड्यू टू एयर। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब भी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर बेसिकली ये फोर फोर्सेस एक्ट होते हैं। नंबर वन, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद सॉलिड का एडिजिव फोर्स, उसके बाद लिक्विड का कोहेसिव फोर्स, उसके बाद एयर का, शंतनु एयर का एडिजिव क्यों बोला हमने, एयर का कोहेसिव क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कोहेसिव मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो लिक्विड एंड गैस सेम होते हैं क्या, इसलिए वो एडिजिव बनेगा, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड is in contact with solid, four forces acts on it, four forces acts on it। number one, gravitational force, number one, gravitational force acting in vertically downward direction। Number one, gravitational force acting in vertically downward direction। Number two, adhesive force due to molecules of solid।
molecules of liquid. And fourth one, again adhesive force due to molecules of gas या फिर एयर. मतलब देखो ये हर बार नेचर में कहीं पे भी सॉलिड एंड लिक्विड कांटेक्ट में आ गए तो जो कांटेक्ट में आने वाला टॉपमोस्ट लेयर का मॉलिक्यूल है उसके लिए चारों फोर्सेस एक्ट करेंगे. एक वेट, दूसरा एडिटिव फोर्स सॉलिड का, दूसरा कोहेसिव फोर्स लिक्विड का, एंड लास्ट वन एडिटिव फोर्स एयर. कांटेक्ट क्या होता है? पूरा लिक्विड नहीं है, उस लिक्विड में से एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का जो मास होता है हम किसी भी केस में उसको कंसीडर ही नहीं करते. एंड अगर मास वहां पे नेग्लिजिबल है तो mgb क्या होगा? मतलब बाकी फोर्सेस की कंपैरिजन में हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट करना पड़ेगा. होता है, इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन इसके बाद में हम उसको कभी कंसीडर ही नहीं करेंगे. इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? while considering angle of contact, force due to and force due to hence neglected. hence neglected मतलब हम उसको क्या करने वाले? अब निग्लेक्ट करने वाले. ठीक है, आगे अगर ये चारों में से दो फोर्स निग्लेक्ट कर दिए तो अभी कौन से फोर्स बचे? एक एडिसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, दूसरा कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड. तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम वन बाय वन एक एक केस देखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, केरोसिन के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड किया है. केरोसिन बन जाला था रॉकेल, मालूम है ना केरोसिन. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? कंटेनर में फिल करेंगे. एंड जब भी ये सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस होगा तो यहाँ पे क्या होता है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो लिक्विड दिख रहा है वो कौन है? केरोसिन है, जो कहाँ पे है? सॉलिड के कॉन्टैक्ट में. तो ये केरोसिन के केस में हमें मालूम है कि अब हम दो ही फोर्स कंसिडर करेंगे. एक होगा एडेसिव फोर्स. कौन सा फोर्स? एडेसिव फोर्स. किसकी वजह से एक्ट होगा? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. एंड दूसरा होगा कोहेसिव फोर्स. किसकी वजह से? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो फोर्सेस रहेंगे, एक एडेसिव फोर्स, दूसरा कोहेसिव फोर्स. एडेसिव फोर्स ड्यू टू, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू. अब यहाँ पे ये जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी केरोसिन के कंपैरिजन में इतनी एक्सट्रीमली हाई होती है कि इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? इनसाइड द सॉलिड रहेगा. कड़ा लगा? देखो ये एडिसिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मॉलिक्यूल कितने? सॉलिड के मॉलिक्यूल तो केरोसिन के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लार्ज है, इसलिए इधर का जो फोर्स है ये कोहेसिव के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा. एंड हमें वेक्टर की केस मालूम है कि दो फोर्सेस में से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है रिजल्टेंट भी उसके क्लोज होता है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इनसाइड द सॉलिड आ गया. अभी हमें क्या करना है? ये जो रिजल्टेंट था इसको नॉर्मल ड्रॉ करना है. ये जो रिजल्टेंट था इसको क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है. एंड ये नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट. जो स्टार्ट में हमने देखा था ना, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. बट हम फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स था उसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करेगा? टेंजेंट. एंड हमें एंगल मेजर करना है. कहाँ पे मेजर करना है एंगल? इनसाइड द सॉलिड. तो हम ये एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ पे एंगल आ रहा है थीटा. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा फिर यहाँ पे? थीटा, जो लेस देन 90 है, मतलब क्या होता है? एक्यूट होता है. इसलिए जब भी ये केरोसिन
जब भी ये केरोसिन सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो नेचर है कर्व का वो कैसे होगा, इसका टेंजेंट इधर चाहिए, मतलब ये थोड़ी सी लेवल इसकी क्या करेगा, ऐसे राइज करेगा। समझ में आ रहा है ना, तब जाके इसका टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाएगा। इसलिए केरोसिन जब भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में थोड़े से चिटकुन वर जाता है इस तरह से वो बिहेव करेगा। कहाँ पे, केरोसिन एंड सॉलिड के केस में। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, केरोसिन की केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक्यूट होता है। ठीक है, सेम केस हम स्टडी करेंगे फॉर मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू केरोसिन वो एक्सट्रीमली लार्ज होती है, तो क्या चेंज होगा बोलो। जैसे कि ये सॉलिड है, कंटेनर में हमने क्या किया, यहाँ पे मर्क्यूरी को फिल किया है। अभी इसका नेचर कैसा रहेगा हमें मालूम नहीं है, बस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक्ट होने वाले फोर्सेस के अकॉर्डिंग नेचर फाइंड कर रहे हैं। तो फिर से एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जो सॉलिड की कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा जो रहेगा एडहेसिव फोर्स, कहाँ पे एक्ट होगा, इनसाइड द सॉलिड। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स, कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द मर्क्यूरी, इनसाइड द लिक्विड। अब ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल की डेंसिटी ये क्या होती है, केरोसिन के कंपैरिजन से इतनी लार्ज होती है कि अब जाके इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सॉलिड में नहीं रहेगा, कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द मर्क्यूरी रहेगा। कौन, आर, आर मतलब कौन, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ये एडहेसिव एंड कोहेसिव दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट। हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट को टेंजेंट मतलब रिजल्टेंट को नॉर्मल ड्रॉ करना है। एंड ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब हम एंगल मेजर करेंगे, एंगल कहाँ पे मेजर होता है, ओनली इनसाइड द लिक्विड, मतलब ये एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा। तो अब जाके ये एंगल कौन सा बना, ऑब्ट्यूज बना, ग्रेटर देन 90 है ना, तो ये कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज। एंड इसके लिए ये जो मर्क्यूरी का नेचर होगा, जब भी लिक्विड एंड सॉलिड का कॉन्टैक्ट आएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो हमें कर्व का नेचर मालूम नहीं था, लेकिन हमने फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड किया कि इसका जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब टेंजेंट को ऐसे आना है। इसलिए ये जो मर्क्यूरी होगी उसकी लेवल थोड़ी सी यहाँ पे डिप्रेस हो जाएगी, मतलब लोअर हो जाएगी। मतलब जब भी मर्क्यूरी एंड सॉलिड का कांटेक्ट रखेंगे, मर्क्यूरी को छोड़ के आप हनी को रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे केरोसिन की केस में, वाटर की केस में लेवल राइज करती है, तो हनी की केस में लेवल क्या होती है, फॉल होती है, वो डिप्रेस होता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट मर्क्यूरी के केस में कितना बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, चलो राइट डाउन। हे बघ, मर्क्युरीमध्ये काय होतं, मर्क्युरीची डेन्सिटी ॲज कम्पेअर टू केरोसिन एक्स्ट्रीमली हाय, त्यामुळे कोहेसिव्ह आणि अडहेसिव्ह यांचा रिझल्टंट इनसाइड द मर्क्युरी येतो। मग आपल्याला काय करायचं आहे, रिझल्टंटला नॉर्मल ड्रॉ करायचा है, एंड वो नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हमने फोर्सेस के अकॉर्डिंग नॉर्मल लिया, वो एंगल कितना बना रहा है, ऑब्ट्यूज। फिर हमें समझ में आ गया कि मर्क्यूरी जब भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगी तो उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। एंड इसको बनाने के लिए ये जो लिक्विड होगा सॉलिड के कांटेक्ट में, इसको नीचे जाना पड़ेगा, इसकी लेवल फॉल होनी पड़ेगी, डिप्रेस होना पड़ेगा। चलो हो गया। थर्ड केस येणार आहे ना अजून, कुठे दिसली तुला थर्ड केस, हे 2 आहे ना बेटा, 3 वाटलं तुला, नाही हे बघ, हे 1 असतं,
A2 असतं 3 असं असतं. हो, डेन्स असेल, एक्स्ट्रीमली डेन्स असेल तर ऑप्ट्यूस, ठीक है, आणि खूप जास्त डेन्सिटी कमी असेल तर एक्यूट. एंड वाटर के केस में क्या होता है, डायरेक्ट ज़ीरो. वाटर के केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है. हो गया. नेक्स्ट, अब थर्ड केस आएगी वाटर की. अब वाटर के केस में क्या होता है, जो भी सॉलिड है, जब भी लिक्विड मतलब वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ पे कांटेक्ट आता है वहाँ पे ये एक्सट्रीमली मतलब ऐसे ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कांटेक्ट में आते हैं. तो इस मॉलिक्यूल का अगर हम नेचर पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला इधर का एडहेसिव फोर्स, देन लिक्विड का कोहेसिव फोर्स. बट यहाँ पे ये कोहेसिव फोर्स एडहेसिव के कंपैरिजन में एकदम नेग्लिजिबल होता है. इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये एडहेसिव फोर्स के एग्जैक्ट अलोंग एक्ट होता है. रिजल्टेंट मतलब सेम डायरेक्शन में एज दैट ऑफ एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड एक्ट होता है. एंड आगे हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट. तो ये टेंजेंट सॉलिड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 0. इसलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ वाटर कितना होता है, 0. ये 3 स्टैंडर्ड केस है, इनको आप याद रखेंगे. बाकी अगर कुछ इनको छोड़ के लिक्विड एंड सॉलिड का कंपैरिजन दिया तो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होगा. वाटर है तो केरोसिन एक्यूट, मर्क्यूरी ऑप्ट्यूस. हो, सगळ्यात जास्त राईज करते वॉटर. पण वॉटर कौन सी, क्लीन वॉटर. हनी मर्क्यूरी सेम केस है उनकी. ऑप्ट्यूस अभी सेम सिचुएशन अगर हम फ्लोर पे ड्रॉपलेट डाल देंगे तो उसकी शेप कैसी होगी, उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने कोई भी एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है. हमें मालूम नहीं कौन सा लिक्विड है बट वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है. तो ये लिक्विड का ड्रॉपलेट हुआ. अब यहाँ पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से होंगे, सबसे पहले एडहेसिव फोर्स, इसको हम T1 बोलेंगे. T1 कौन है, सॉलिड एंड लिक्विड का एडहेसिव फोर्स. उसके बाद में यहाँ पे और एक फोर्स होगा जिसको हम T2 बोलेंगे. T2 मतलब सॉलिड एंड एयर का. एंड इनको छोड़ के यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट के अलॉन्ग और एक फोर्स एक्ट होगा T3 जो होगा बिटवीन लिक्विड एंड एयर. देखो ऐसे लिक्विड का ड्रॉपलेट फ्लोर के ऊपर अगर हमने डाल दिया तो उसके ऊपर 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं. पहले कौन है, T1. T1 मतलब कौन है, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड लिक्विड इंटरफेस. T2 मतलब कौन है, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड एयर. एंड T3 मतलब कौन है, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड एयर. समझ में आ रहा है. तो ये 3 फोर्सेस इस तरह से एक्ट होंगे जब भी ये मॉलिक्यूल किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा. सिर्फ एक लिक्विड ड्रॉपलेट, मॉलिक्यूल नहीं, कौन आएगा, लिक्विड ड्रॉपलेट आएगा. अब अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा मतलब कौन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि टेंजेंट ने एंगल बनाया है सॉलिड के साथ में. तो अगर हम यहाँ पे इस T3 के कंपोनेंट लेंगे तो इधर का कंपोनेंट कौन आएगा, T3 कॉस ऑफ थीटा. एंड दूसरा जो कंपोनेंट ऊपर जाएगा उसको mg बैलेंस करेगा, मतलब उसका कोई भी इंपैक्ट लिक्विड के शेप के ऊपर नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है. तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि T1 प्लस T3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू T2 आ रहा है. इक्वेशन कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है. देखो T3 कॉस थीटा T1 सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड किया. उनको बैलेंस कौन कर रहा है, T2 कर रहा है, इसलिए T1 प्लस T3 कॉस थीटा इक्वल्स टू T2 हो गया. यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस, यानी कि कॉस ऑफ थीटा जो होगा इट इज गिवन बाय T2 माइनस T1 अपॉन T3. एंड इस कॉस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर हम नेचर कौन सा लिक्विड का वो भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि ये जो T2 है वो ग्रेटर दैन T1 है. T2 है ग्रेटर दैन T1 है फर्स्ट केस. एंड T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 है. तो कॉस थीटा कितना बनेगा, 1. वेरी गुड. कॉस थीटा 1 बनेगा, मतलब थीटा कितना आ गया, अगर थीटा 0 आ गया मतलब नेचर कौन सा होगा,
वाटर होगा, ठीक है। एंड थीटा 0 होगा, वाटर होगा, मतलब ये एकदम से ऐसे लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, नियर अबाउट ये जो एंगल होगा टेंजेंट का ये 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके सिमिलर अगर हम नेक्स्ट केस लेंगे, सेकंड केस, जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि T2 ग्रेटर देन T1 है एंड T2 माइनस T1 ये जो है इट इज लेस देन T3 है। T2 इज ग्रेटर देन T1 है, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है। T2 माइनस T1 T3 से लेस है, मतलब रेशियो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 पॉजिटिव अगर होगा तो थीटा कितना होता है, 0 से लेके 90, मतलब कौन सा होता है, एक्यूट होता है। तो कॉस थीटा क्या बनेगा फिर इस केस में, एक्यूट बनेगा, यानी कि जो नेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जहाँ पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 मतलब एक्यूट रहेगा। इसके बाद में थर्ड केस क्या हो सकती है, जिसमें T2 ग्रेटर देन T1 है बट T2 माइनस T1 जो है इट इज ग्रेटर देन T3। क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 है, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, बट T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 है, क्या होगा, ऑप्टिस होगा, क्या एक्यूट होगा, देवेश क्या होगा, राम ऑप्टिव्स या एक्यूट, ऑप्टिव्स कसं ठरवता है ऑप्टिव्स एक्यूट, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस। देखो T2 ग्रेटर देन T1 है, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 T3 से बड़ा है, मतलब इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू न्यूअर भी ग्रेटर देन 1। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, समझ में आ रहा है ना। सो 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होता है कॉस थीटा, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के लिक्विड की शेप कैसे होगी, कैसे भी नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये इम्पॉसिबल केस है। एंड फोर्थ केस में क्या होगा कि T2 लेस देन T1 रहेगा एंड T2 माइनस T1 ये जो है इट इज लेस देन T3 रहेगा। अब जाके क्या होगा, न्यूमरेटर निगेटिव एंड रेशियो जो है वो लेस देन 1 आएगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा जो है वो कौन सा बनेगा फिर, एंगल ऑप्ट्यूज बनेगा। एंड ये अगर ऑप्ट्यूज बन गया तो इससे रिलेटेड लिक्विड की शेप कैसी होगी, ऐसे रहेगा ना कांटेक्ट में, तब जाके ये थीटा ये ऑप्ट्यूज बनेगा। इसलिए मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट ऐसे ही बनता है, समझ में आ रहा है। ये किसका, केरोसिन का, एंड ये इधर का बना ही नहीं था ड्रॉपलेट, फ्लैट ही था पूरा, किसका, वाटर का, ठीक है। तो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कहाँ तक लिखा था, पूरा लिखा था, काय व्हेरी गुड. कुठलं ऑइल घेतोय तू, खायचं की डोक्याला लावायचं, गाडी टाकायचं. हा तर ऑइल कुठलं, ऑइल म्हणजे तेल, मग खाण्यासाठी वापरतो ते, डोक्याला लावतो ते, का गाडीत टाकतो ते. डोक्याला ऑइलच लावतो ना आपण, ते कोकोनट घे नाही तर नारळाचं घे, ऑइलच म्हणतो ना आपण त्याला. तू कुठल्या ऑइलबद्दल बोलतोयस, एडिबल ऑइलबद्दल. मग त्याची डेन्सिटी आपल्याला चेक करावं लागेल किती आहे यांच्या कम्पॅरिझनमध्ये. काय डेन्सिटी त्याची कमी असते वॉटरपेक्षा, म्हणून डेन्सिटी कमी झाली, तो वो केरोसिन की तरह बिहेव करेगा फिर. ॲक्यूट नाही नाही बरोबर आहे, तुझा डाऊट क्लिअर करतो. पण ऑइलमध्ये मी कन्फ्यूज झालो ना, कुठलं ऑइल घ्यायचं म्हणून. ऑइल म्हणजे इन जनरल तेल, पेट्रोल डिझेलला पण काय म्हणतो आपण, ऑइल, फक्त त्याला क्रूड ऑइल म्हणतो. शेप ऑफ लिक्विड, हे याला हेडिंग काय देणार, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट. मतलब कौन सा लिक्विड कैसे शेप बनाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगेन कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस. हे थेरॉटिकल डेटा आहे, याच्यावर काही न्यूमरिकल्स नाही आहेत, फक्त या केस से रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत.
तुम्हाला अगोदरपासून मी सांगितलं होतं की जून जुलैपासून आपण परत तुमच्या बॅचसाठी एक एक्स्ट्रा टास्क सुरू करत असतो की ज्याच्यामध्ये जे झालेले टॉपिक्स आहेत आपले त्या टॉपिकवर आपण एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स पुढच्या लेवलचे क्वेश्चन्स सॉल्व करून प्रॅक्टिस करून घेणार आहे. बट आता सेम टास्क आपला रिपीटर बॅच रिलेटेड सुरू आहे. जे लोक दिवसभर थांबतात त्यांना माहिती आहे. इव्हिनिंग 4 to 8 मध्ये ते पर डे ईच टॉपिक अराउंड 200 क्वेश्चन सॉल्व करतात. म्हणजे पर वीक मोर दॅन 1000 क्वेश्चन्स ऑन वन टॉपिक त्यांची प्रॅक्टिस सुरू आहे. बट तुमच्या बॅचमधले काही लोक त्या रिलेटेड भेटायला आले आणि ते म्हटले की सर इव्हिनिंगला आम्ही पण येतो आणि आमचे जे झालेले टॉपिक आहेत त्या रिलेटेड प्रॅक्टिस पण करायला आम्ही इथं थांबतो. कळालं? जर तसं सगळ्यांचं पॉसिबल असेल किंवा बऱ्याच जणांचं पॉसिबल असेल तर आपण ते तुमच्या बॅचशी रिलेटेड पण मंडेपासून सुरू करू शकतो. तसं ॲक्च्युअल माझ्या प्लॅनरमध्ये जून जुलै नंतर जेव्हा आपली 11th NCERT संपते आपण 12th NCERTचं डिस्कशन सुरू करतो तेव्हा प्रॅक्टिससाठी आपण काय करतो इव्हिनिंग्सला 11th NCERTचे सगळे टॉपिक ईच अँड एव्हरी टॉपिकवर परत एकदा 1000+ क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करून घेतो. जसं आपण स्टार्टला 1D 2D 3Dला 1D 2Dला करत होतो. कळालं ना? बट तुम्ही जर आत्तापासून रेडी असाल तर चांगली गोष्ट आहे, अजून जास्त प्रॅक्टिस होईल. तर ज्यांना ज्यांना पॉसिबल आहे ते सांगा, आपण मंडेपासून त्या रिलेटेड वर्क सुरू करू. ठीक आहे? आणि ते लेक्चर ऑनलाईन पण द्यायला काही अडचण नाही. बट काय होतं ना की जेव्हा प्रॅक्टिसचा पार्ट येतो तेव्हा इकडे बोर्डवर मी कमी शिकवतो आणि इंडिव्हिज्युअली जास्त डिस्कशन असतं. त्यामुळे मी झूम इथं लाईव्ह जरी केलं आणि तुम्ही बघत जरी असले तरी पण तुम्ही कदरून जाता, सरकावून काही शिकवत नाही म्हणून. कळालं ना? मी अर्ध्या तासातून एखादा पॉईंट इकडे येऊन बोर्डवर लिहून दाखवतो. जो कॉमन डाऊट सगळ्यांचा असेल तोच बोर्डवर एक्सप्लेन करावा लागतो. त्यामुळे जर ऑफलाईन आले तर ऑफलाईन त्याची जास्त प्रॅक्टिस होते. पण हे कंपल्सरी नाही. कळालं ना? ज्यांना पॉसिबल आहे तेच या. कारण एवढं दुरून यायचं, दिवसभर बसायचं, खूप सारे प्रॉब्लेम असतात. त्यामुळे कंपल्सरी नाही आहे. बघा मंडेपर्यंत सांगा, मंडेपासून आपण करू शकतो. फ्रॉम ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, फिर 1 by 1 11th NCERT के सारे टॉपिक्स उसमें हो जाएंगे. चलो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ तक जो था पूरा थ्योरेटिकल डेटा था. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे एक तो सरफेस टेंशन, देन रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, उससे रिलेटेड ही आते हैं. एंगल ऑफ कांटेक्ट में पूरा थ्योरेटिकल डेटा होता है, थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बस इसको कंसेप्चुअली क्लियर करना था. अब आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए होंगे. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एक्सेस प्रेशर इनसाइड और एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉपलेट. लिक्विड ड्रॉपलेट जो रहेगा उसका एक्सेस प्रेशर कितना होता है उसका एक्सप्रेशन हमें देखना है. एंड इसी एक्सेस प्रेशर को लैप्लस लॉ ऐसे भी बोला जाता है, और लैप्लस लॉ एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ड्रॉपलेट और इन लिक्विड ड्रॉपलेट और लैप्लस लॉ. ठीक है? लैप्लस ने एक्सप्लेन किया था इसलिए लैप्लस लॉ. एकदम सिंपल कंसेप्ट है. देखो अगर हम ड्रॉपलेट की बात करेंगे तो ड्रॉपलेट की शेप कैसे होती है? स्फेरिकल होती है. ये लिक्विड का ड्रॉपलेट हो गया. अब इनिशियली हम कंडीशन कंसीडर करेंगे जब इस ड्रॉपलेट की रेडियस कितनी है? r है. अगर इसकी रेडियस r है तो इसका इनिशियल एरिया यानी A1 कितना बनेगा? 4πr². बट यहाँ पे आउटसाइड का प्रेशर यानी PO, इनसाइड का प्रेशर यानी PI, ये दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? अगर सेम रहेंगे तो ड्रॉपलेट फॉर्म ही नहीं होगा. तो PO बड़ा होगा या PI बड़ा होगा? PO बड़ा होगा तो आउटसाइड प्रेशर उसको एक्सप्लोड कर देगा लिक्विड ड्रॉपलेट को. कौन ज़्यादा होगा? PI ज़्यादा होगा. ठीक है? इसका मतलब ऑलवेज क्या होता है? इनसाइड प्रेशर ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आउटसाइड प्रेशर. कहाँ पे? इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट. अब इससे क्या होगा देखो कि ये इनसाइड प्रेशर जो है आउटसाइड प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये इक्वल बनने के लिए ड्रॉपलेट के ऊपर वर्क डन करेगा एंड ये ड्रॉपलेट को एक्सपांड करने के लिए ट्राई करेगा. तो हम नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं जिसमें ये ड्रॉपलेट की रेडियस बढ़ के कितनी हो गई? डेल्टा आर इतनी बढ़ गई, मतलब फाइनल कितनी हो गई? r प्लस डेल्टा आर हो गई. तो फाइनल एरिया कितना मिलेगा हमें? A2 = 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर. क्या हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? देखो लिक्विड ड्रॉपलेट था, स्फेरिकल होता है इसलिए उसका एरिया हमने लिया 4πr². बट इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? लिक्विड ड्रॉपलेट को एक्सपांड करने का ट्राई करेगा. एंड हमने कंडीशन कंसीडर की कि थोड़ा सा एक्सपांशन हो गया जिसमें रेडियस बढ़ गई बाय डेल्टा आर. तो फाइनल रेडियस कितनी हो गई? r प्लस डेल्टा आर. तो फाइनल एरिया कितना बनेगा? 4π इन ब्रैकेट
रेडियस का स्क्वायर मतलब r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर। अब 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, बट डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, मतलब कि ये रेडियस स्फीयर की अगर ये मिलीमीटर में थी तो डेल्टा आर कितना होता है माइक्रोमीटर में होता है। अब माइक्रोमीटर एंड मिलीमीटर में क्या डिफरेंस है, मिलीमीटर मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, तो 1000 टाइम लेस हो रही है। इसका मतलब हम डेल्टा आर को तो नहीं, बट डेल्टा आर का जो स्क्वायर है -3 टाइम छोटा था, उसका स्क्वायर मतलब -6 टाइम्स हो गया, तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। तो डेल्टा स्क्वायर इज निगलेक्टेड। देख लो यहाँ तक क्या हो रहा है, सिर्फ इस ब्रैकेट को एक्सपांड करके हमने a2 लिख दिया। बस ये जो टर्म आ रही है डेल्टा आर स्क्वायर की, ये इतनी एक्सट्रीमली स्मॉल आ रही है कि हम किसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम क्या करने वाले आगे निगलेक्ट करने वाले। अब डेल्टा आर स्क्वायर निगलेक्ट होगा मतलब उसके साथ 4 पाई भी निगलेक्ट होगा, तो a2 मतलब क्या बचा बस 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू, इसके ऊपर से मुझे चाहिए डी ए मतलब क्या होगा इंक्रीज इन एरिया, यानी a2 माइनस a1। अब a2 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं, कैंसल, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, ये बन गया डी ए यानी इंक्रीज इन एरिया। बट हमने जो रिलेशन देखा था सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का, क्या था S इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी ए, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा फिर S इंटू डी ए। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा S इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। यह हो गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एक्सपांडिंग द लिक्विड ड्रॉपलेट बाय डेल्टा आर। ठीक है, चलो देख लो स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है तो लिख लो। तर हे काही बघून लिहिण्यासारखं आहे का बरं, एरिया ऑफ द स्फीयर, उसके फॉर्मूले, हो गया। अब ये वर्क डन हुआ, कौन सा वर्क डन था ये, इन इंक्रीजिंग एरिया। अब इसी वर्क डन को हम प्रेशर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शुभम, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, वेरी गुड। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डेल्टा आर, तो डी डब्ल्यू क्या बनेगा F इंटू डेल्टा आर। बट F मतलब कौन
फोर्स, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या बनेगा, प्रेशर इनटू, बट यहाँ पे प्रेशर लेते टाइम हमें लेना पड़ेगा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस मतलब पी आई माइनस पी ओ इंटू एरिया। एरिया क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली डी डब्ल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब ये भी क्या था, वर्क डन, ये भी क्या है, वर्क डन। तो दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम है, दूसरी साइड इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, यस इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर पाई पाई, एक आर एक 8 एक 4, तो एस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, या फिर एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ क्या आ रहा है, देखो ये 2 बचे थे यहाँ पे, एस बचा था, ट्वाइस ऑफ एस अपॉन इधर आर बचा था, तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, 2s बाय आर। मतलब एक्सेस प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लिक्विड का नेचर कौन सा है, क्योंकि एस मतलब कौन है, व्हाट इज एस, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बना 2s अपॉन आर। ये किसके लिए था, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। यही केस जब हम सोप बबल के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 लेयर आती है, इसलिए बस ये 2s था। तो बबल की केस में ये जो पी आई माइनस पी ओ है ये डबल करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन आर, बस इतना ही वेरिएशन आएगा।